हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए जीके इंग्लिश और रीजनिंग के एक फुल मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिस लेवल पे, जिस पैटर्न पे आप सभी से जीके इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमटीएस और हवलदार के शिफ्ट में, बिल्कुल सेम साथी उन्हीं टाइप के क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और आज के इस सेशन में आप सभी का टारगेट केवल 42 क्वेश्चन ठीक करना है। याद रखिए साथी, यदि आप भी एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के आखिरी 1 से 1.5 महीनों की तैयारी करें तो इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि साथी आज के इस सेशन में जो भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप में बहुत ही खास होने वाले हैं। जिस टाइप के हर बार आपकी शिफ्ट में सॉल्व पूछे जाते हैं, जिन जिन टॉपिक से, बिल्कुल सेम साथी उन्हीं क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथी इस क्लास को कंप्लीट लगाइएगा और सारे क्वेश्चन को तैयार करिएगा। ओके, तो डू और डाई आप सभी का ये पेपर होगा। यदि साथी आप मान के चलिए 50 क्वेश्चन में से 42 क्वेश्चन ठीक नहीं करते हैं तो भाई आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 7 बजे। ओके, चलिए दोस्त, तो आज का पहला प्रश्न हल करिए। क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। और एक बात, एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आप सभी को 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट लिया जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया? बताइए, किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया? तो साथ ही याद रखिए कर्नाटक राज्य। तो पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो साथ ही याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, रामनद बी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? बताइए, रामनद बी राघवन ये किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो साथ ही याद रखिएगा मृदंगम से जुड़े थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए साथी, रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा गरीबी से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए साथी, पृथ्वी के वायुमंडल का वह एरिया जहां मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो साथी याद रखिएगा क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? बताइए साथी, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? तो साथ ही याद रखिएगा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में, जो कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को, चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता मुख्य रूप से ये किस राज्य का त्यौहार है? बताइए साथी, चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा मनाया जाता है मुख्य रूप से ये किस राज्य का फेस्टिवल है? तो साथ ही याद रखिएगा ये मिजोरम का है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को, रोप्पी ये किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बताइए साथी, रोप्पी किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? बताइए साथी, चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा कौन सा धर्म माना जाता है?
तो साथ ही याद रखिएगा बौद्ध धर्म है, यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? बताइए साथी, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने। तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। तो साथी आगे बढ़ने से पहले आप सभी के बीच में, यदि आप भी साथी एसएससी एग्जाम 2025 या 26 की तैयारी करें तो आपके लिए साथी रीजनिंग जानते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि साथी आप इस बुक से रीजनिंग की तैयारी कर लेते हैं तो समझिए आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो इस बुक को आप यदि परचेस करके पढ़ लेते हैं तो समझिए आपका रीजनिंग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि साथी इसमें क्या हुआ है कि सारे जो क्वेश्चन है पहले तो साथी आपके एसएससी जितने भी आपका मार्च 2025 तक अभी आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है सारे क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। यहाँ तक कि साथी CHSL का है, स्टेनो का है, CGL का है, MTS का है, SSC GD का है। आप SSC MT या किसी एग्जाम की तैयारी करें सारे क्वेश्चन इसमें संकलित हैं, वो भी साथी टाइप वाइज, और इसमें जिस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल सेम साथी उन्हीं टाइप के क्वेश्चन। और इस बुक की खासियत यह है कि आपको साथी हर एक क्वेश्चन विस्तृत में डिटेल में सोल्यूशन दिया गया है। जो स्टूडेंट पहली बार इस बुक को पढ़ेगा ना तो समझिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस बुक के माध्यम से अपनी रीजनिंग को मजबूत कर सकता है। एक एक क्वेश्चन साथी इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में किया गया है। ठीक है साथी, तो इस बुक को आप कैसे परचेज करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो इस आप जाकर वहाँ से परचेज करेंगे। इसमें 2 बुक है साथी, याद रखिएगा इस बुक की खासियत है हम आपको सभी अच्छे तरीके से समझाएंगे। जैसे इस बुक में साथी क्या है, शॉर्ट ट्रिक दिया गया है जो सॉल्व एग्जाम्पल के साथ होंगे, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। हर टाइप के क्वेश्चन कवर किया जाएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी से छूटे न, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 2025 तक के सभी इंपॉर्टेंट PYQ दिया गया इसमें। क्वेश्चन के चैप्टर वाइज, टाइप वाइज और एग्जाम वाइज अरेंज किया गया इस बुक में क्वेश्चन को। ठीक है, टाइम बचाने के लिए इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तो भाई इस बुक को आप जरूर पढ़िए, काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़िए, एक बार जरूर भाई लीजिएगा। ओके, और पहले देखिए इसमें 2 बुक होगा, एक जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का एक एक चैप्टर पढ़ना है आप सभी को। जो आपको समझ में नहीं आएगा ट्रिक के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीखिए इससे क्या होगा। ठीक है साथी, उसका साथी हर तरह के जो SSC रीजनिंग क्वेश्चन आप है ना इसमें कॉन्फिडेंटली के रूप में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग स्पीड आपकी साथी 50% तक बढ़ सकती है। ठीक है, याद रखिए साथी बेहतरीन ये बुक है, आप सभी के पास मौका होने वाला है, एक बार जरूर साथी इस बुक को लेने का प्रयास करिएगा आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और इसमें आपको ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा कौन सा चैप्टर कहाँ पढ़ना है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो भी एग्जाम की तैयारी आप करें वो आप एग्जाम देखिए किस पेज नंबर पे उसको देखिए पढ़ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे दिया ना MTS 2024 के सारे क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट के, दिल्ली पुलिस की, स्टेनोग्राफर की, CHSL का, Tier 1 Tier 2 जो होता है, CPO का दिया गया, CGL का दिया है, GD का दिया गया है। तो ये इसमें बुक में सारे क्वेश्चन ऐड हैं, ये इस बुक की खासियत होने वाली। यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर वाइज विषय सूची आप सभी के बीच में दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो सर जी सूक्त के नाम से। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था? बताइए साथी, 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था? बताइए साथी, उनका नाम क्या है? तो कुमार सानू जी का नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्य का वास्तविक कार्यपालक है वो किसे माना जाता है?
तो सर जी सीएम साहब को यानी मुख्यमंत्री जी को। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथ ही आप चैनल पे नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको डेली का डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, तो साथ ही आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि लगातार एक दिन में 3 क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। आपकी यहाँ से तैयारी बहुत अच्छी तरीके से एक बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि मंडे है, मंडे को साथ ही 3 क्लास दे रहे हैं और संडे को टेस्ट होता है। मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड फुल पेपर चलता है, बिल्कुल संडे को उसी का टेस्ट होता है। तो ठीक है, डेली क्लास लीजिए और संडे को टेस्ट दीजिए। इस संडे को 2 टेस्ट होगा आप सभी का, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली कौन सी है? तो साथ ही याद रखिएगा भांगड़ा है। तो यहाँ से डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। घूमर कहाँ का? राजस्थान। गरबा कहाँ है? गुजरात का। छऊ कहाँ का? उड़ीसा का। भांगड़ा कहाँ का सर जी? पंजाब का है। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को, चेइराओबा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाने वाला 9 वर्ष उत्सव है? बताइए साथी, चेइराओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला 9 वर्ष उत्सव है? तो साथी याद रखिएगा मणिपुर में। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है? बताइए साथी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में किया गया है? तो सर जी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। कल ही तो बताया था भाई, डीपीएसपी जो कि आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, पार्ट 4 में शामिल है और आर्टिकल 36 से 51 के बीच में इसका उल्लेख किया गया डीपीएसपी का। चलिए दोस्तों, इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितने प्रतिशत की थी? बताइए साथी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो लक्षित वृद्धि दर थी वो कितने प्रतिशत की थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 4.5% की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? बताइए साथी, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो साथ ही याद रखिएगा आर्य समाज की। बी ऑप्शन यहाँ से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों का प्राप्त करता है? बताइए, इन गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण यानी तीनों पुरस्कारों का प्राप्त करता है? तो साथ ही याद रखिएगा एसपी बालासुब्रमण्यम जी हैं, जो कि इन्हें तीनों पुरस्कार मिला है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बताइए, पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो सर जी कथक से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सर जी 7 बहन की बात करेगा तो मिजोरम हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना संबंधित है? बताइए साथी, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा संविधान का 102वां संशोधन अधिनियम 2018, इसके द्वारा साथी भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है। संविधान का 102 जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 2018 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24 को, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? बताइए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? तो साथ ही याद रखिए केरल राज्य में है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अनुच्छेद 46 में ऐसा वर्णन है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 को। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? बताइए साथी, सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा है? तो सर जी सुतुद्री है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा साथी। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? बताइए साथी, किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? तो साथ याद रखिएगा ये पंजाब में। ऑप्शन भी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 क्यों। किस वर्ष में 1993 में, यानी साथी कहाँ पर 1993 में आयोजित किए गए सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीत लिया था? बताइए साथी, बताइए कहाँ पर आयोजित किया गया था जो कि 1993 में सार्क गोल्ड कप जिसमें फुटबॉल का उद्घाटन हुआ था, तो इस संस्करण ने भारत ने जीत लिया था? बताइए साथी। तो भाई याद रखिएगा लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो अब साथी आप सभी के बीच इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से साथी इंग्लिश के एक एक क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, जैसे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आप सभी से इडियम एक शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल पूछेगा। इडियम का मतलब साथी मुहावरा। बताइए, जैसे यहाँ पर क्या आप सभी से मुहावरा पूछा है, फॉल बिटवीन टू स्टूल्स, इसका मतलब साथी बता सकते हैं आप लोग क्या बनेगा? फॉल बिटवीन टू स्टूल, इसका मतलब दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होना या किसी भी लक्ष्य को हासिल न कर पाना, यही आप सभी से सवाल पूछा है। फॉल बिटवीन टू स्टूल यानी दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होना यानी असफल होना या किसी भी लक्ष्य को हासिल न कर पाना, क्या बनेगा इसका बिल्कुल राइट मुहावरा? फॉल अपॉन द हर्डल्स कंटिन्यूअसली, रॉन्ग। कंफ्यूज टू सिलेक्ट आइदर टू ऑफ ऑप्शन, सक्सीड टू अचीव बोथ एम्स, रॉन्ग। फेल टू अचीव आइदर ऑफ टू एम्स, इसका मतलब साथी दो लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होना, यही आपका फेल टू अचीव आइदर ऑफ टू एम्स, दो लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होना है, यानी सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब साथी जहां कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। ओके, तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, यानी साथी आपको सेंटेंस दिया है उसमें बस आपको देखना है कौन सा शब्द ऐसा है कि जो कि क्या है वो इनकरेक्टली है आपका स्पेलिंग में। जैसे देखिए ध्यान से हम लोग पहले सेंटेंस को पढ़ते रहेंगे। द ठीक है, कंपनी ठीक है, पॉलिसी ठीक है, ऑन एम्प्लॉय ठीक है, बेनिफिट्स ठीक है, इज क्वाइट कॉम्प्रेहेंसिव। देखिए ये कॉम्प्रेहेंसिव का राइट स्पेलिंग क्या होता है, जिसे आप विस्तृत व्यापक बोलते हैं, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है? तो कॉम्प्रेहेंसिव का जो होता है साथी COMPRE होता है। फिर साथी कॉम्प्रेहेन होता है HENSIV होता है। तो यही क्या है साथी इनकरेक्टली स्पेलिंग में गलत है। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन हमसे ही पूछा था, जो गलत है स्पेलिंग के मामले में उसी को सिलेक्ट करिए, तो डी ऑप्शन गलत था, तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब डायरेक्ट आप सभी से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, जैसे बिजनेस, बिजनेस का राइट स्पेलिंग ध्यान से देखिए BUSINESS, ये तो ठीक है भाई। व्यवसाय जिसे हम कहते हैं व्यवसाय, ये तो ठीक है सर जी। एपोलॉजी, ये भी ठीक है। एपोलॉजी का मतलब साथी क्या होता है? माफ़ी होता है। रिसोर्स मतलब साथी संसाधन, आपके पास क्या क्या संसाधन है पढ़ने का, आप पूरी जान से अपनी तैयारी करिए। लेक्चर भी साथी राइट स्पेलिंग है, इसका मतलब इसमें तो कोई ऐसा साथी आपका ऑप्शन है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो।
चारों ठीक है भाई। लगता है साथी कोई नहीं का ऑप्शन होगा जो कि ठीक दे दिया, टाइपिंग करने में कोई मिस्टेक हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए यही आपका पूछा था, इसी में कोई मिस्टेक किया था, कोई इसी मिस्टेक किया था। अब यहाँ पे आप चारों का देख लीजिए, ठीक है, अच्छी तरीके से स्पेलिंग चेक कर लीजिए क्या क्या होता है। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। यानी एंटोनिम आप सभी से पूछा, एक आपका क्या होगा, ब्रैकेट में दिया होगा। जैसे देखिए, द न्यू लॉ एम्स टू इनलार्ज, इसी का बताना है भाई आप सभी को। इनलार्ज का आप सभी को एंटोनिम बताना है। जैसे द न्यू एम लॉ एम्स टू इनलार्ज द सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स, इसका मतलब साथी नए कानून का उद्देश्य है कि अवैध दवाओं की बिक्री को बड़ा करना है। जैसे इनलार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा करना है। कानून ऐसा चाहेगा कि इसे अवैध दवाओं को बिक्री करने में उसको बढ़ाया जाए कि कम किया जाए। इसका मतलब इनलार्ज का मतलब क्या होगा साथी, जो बड़ा है उसको कम करना पड़ेगा। जैसे एडमायर का मतलब क्या होता है साथी, प्रशंसा करना। किसी चीज़ का आप जब प्रशंसा करते हैं तो क्या होता है, एडमायर करते हैं, यानी प्रशंसा करना होता है। कर्टेल का मतलब क्या होता है, कम करना। तो ये आपका ठीक लग सकता है साथी। जैसे इनलार्ज का बड़ा करना होता है तो कर्टेल का मतलब कम करना, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है, ये बात याद रखिएगा। रेडिकुल का मतलब क्या होता है, उपहार यानी उपहास करना। जिसे रेडिकल मतलब साथी क्या होता है, उपहास करना। ओके दोस्त, ये बात याद रखिएगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनलार्ज का एंटोनिम क्या होगा, कर्टेल होगा। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फिर से आप सभी से एंटोनिम पूछ दिया। जैसे डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है, व्याकुल। क्या मेरे दोस्त, व्याकुल होता है डिस्ट्रॉट का मतलब। अब व्याकुल का मतलब क्या होगा, न्यू मतलब नया तो होगा नहीं, अपोजिट। शोर का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, खट्टा होता है, तो ये तो कतई नहीं होगा मेरे दोस्त। कर्ब्ड का मतलब क्या होता है साथी, कोई चीज़ जो मुड़ा रहता है, मुड़ा हुआ जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ब्ड। और साथी हैप्पी मतलब खुश, यानी व्याकुल मतलब साथी बेचैन हो जाते हैं हम लोग, गुस्सा आ जाता है, ना खुश रहते हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट हैप्पी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार का दिक्कत। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई नो वी कैन काउंट टीम टू रिजॉल्व दिस फॉर अस। तो साथ ही आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, जब काउंट आ जाए तो हम क्या यूज इस्तेमाल करते हैं। जैसे काउंट, आपने ये इस्तेमाल तो पढ़ा होगा, काउंट ऑन समवन। जैसे काउंट ऑन समवन, ये पढ़ा है कि नहीं बताइए, पहले इस सेंटेंस को पढ़ाएगी। जब काउंट आ जाएगा तो आपको ये सेंटेंस आपके दिमाग में क्लिक होता होगा कि हमने पढ़ा था काउंट ऑन समवन। मतलब साथी इसका क्या होता है, एक यह ना वाक्यांश होता है जिसका अर्थ होता है कि किसी पर भरोसा करना या किसी पर निर्भर रहना। इस संदर्भ में इसका मतलब कि वाक्य को ना टीम पर भरोसा है कि इस समस्या को हल कर देगा। जैसे आई नो वी कैन काउंट ऑन टीम टू रिजॉल्व दिस फॉर अस। मतलब साथी मुझे पता है कि हम इसे हल करवाने के लिए टीम पर निर्भर रह सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए काउंट के बाद ऑन का प्रयोग होगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथी, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। चक्कल का मीनिंग बताइए क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। सभी साथी फटाफट बताएंगे भाई, चक्कल का बताइए क्या बनेगा। चक्कल का मतलब जानते हैं, चुपचाप हंसना। बिल्कुल आप शांत तरीके से कभी हंसे होंगे भाई, बिल्कुल चुपचाप, मुंह नहीं खोलना है, मुंह बंद कर हंसना। ओके, इसका मतलब होता है चक्कल का। लाफ लाउडली, रॉन्ग। क्राई लाइक अ डंकी, सॉरी। लाफ इन अ नॉइजी ग्लीफुल वे, नहीं। लाफ क्वाइटली विथआउट ओपनिंग वंस माउथ, यहाँ पे माउथ होना चाहिए, मंथ नहीं, माउथ। मतलब साथी चुपचाप बिना मुंह खोले हंसना। चुपचाप हंसना का मतलब ये होगा ना कि चुपचाप बिना मुंह खोले हंसना, यानी लाफ क्विटली विथआउट ओपनिंग वंस माउथ। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना साथी, कोई दिक्कत। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड।
जैसे प्रीसाइज, मतलब जानते हैं साथी, प्रीसाइज का मतलब होता है बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची, समानार्थी शब्द बताना होता है, जैसे एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, किसी बात को लेकर संदेह करना या भ्रम करना। जैसे कोई बात हो जाती है तो आप कभी कभी संदेह करने लगते हैं, भ्रम करने लगते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस करने लगते हैं आप लोग। और अप्रॉक्सीमेट मतलब साथी की, जैसे कि कोई चीज़ जो पूरी तरीके से सही ना हो लेकिन हम उसके करीब पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं ना अप्रॉक्सीमेटली। हम आप सभी से लास्ट में पूछेंगे कि आप सभी का अप्रॉक्सीमेटली इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बनेगा, तो आप करीब बताएंगे कि सर हमारा किसी का 42 होगा, तो किसी का 41 होगा, किसी का 35 होगा, किसी का 36, इसी को बोलेंगे साथी। तो प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक साथी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। वो का मतलब क्या होता है, आपको जैसे कि कर्मा को दर्शाते हैं। ओके, तो यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड मोटिवेट। पहला ही साथी रॉन्ग दे दिया। मोटिवेट का राइट स्पेलिंग क्या होता है, MOTIVATE होता है, जो कि पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। बताइए साथी, बिल्कुल बेस्ट आपको सब्सटीट्यूट करना है स्मार्ट के लिए, क्योंकि यही अंडरलाइन है, अंडरलाइन का पूछा है। इसके लिए अलग क्या मीनिंग निकलेगा, जैसे मीता इज स्मार्ट देन मेनी अदर किड्स इन द स्कूल। अब तो भाई आप समझ चुके हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि राहुल इज स्मार्टर देन मेनी अदर किड्स इन द स्कूल, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे कि भाई मीता स्कूल के कई अन्य बच्चों की तुलना में अधिक स्मार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मीता इज स्मार्टर होगा भाई। वाक्य में याद रखिए साथी, जो वाक्य में देन है, देन शब्द का उपयोग करके तुलना कर रहा है, तुलना कर रहा है किसी का ना, जो कि साथी कॉम्परेटिव डिग्री को दर्शाता है, आप जानते हैं भाई। तो यहीं से क्या होगा, स्मार्ट की जगह क्या होगा, स्मार्टर हो जाएगा। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे लेस स्मार्ट, यह भी एक साथी तुलनात्मक डिग्री है, लेकिन ये आपका बिल्कुल आंसर नहीं होगा। आपका क्या राइट आंसर होगा, मीता इज स्मार्टर देन मेनी अदर किड्स इन द स्कूल, क्योंकि मीता स्कूल के कई अन्य बच्चों की तुलना में अधिक स्मार्ट है भाई। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 को। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है साथी, दोषी ठहराया गया। जैसे भाई किसी को हम बोलते हैं ना कन्विक्टेड हो गया, यानी साथी दोषी ठहराया गया। कोई जो दोषी ठहराया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कन्विक्टेड हो गया। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, दंडित। क्या होता है, दंडित। और पनिश्ड का भी मतलब आप जानते हैं दंडित होता है। एक्विटेड का मतलब क्या होता है भाई, बरी। जो जेल से बाहर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, बरी। एक्वेटेड हो गया। क्रूसीफाइड मतलब साथी आपका सूली पर चढ़ाया गया, जो सूली पर चढ़ा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रूसीफाइड। तो भाई कन्विक्टेड का एंटोनिम जस्ट अपोजिट, जैसे आपका कन्विक्टेड का मतलब दोषी ठहराया गया, तो बिल्कुल इसका अपोजिट क्या होगा, तो एक्विटेड मतलब साथी बरी कर दिया गया। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। टुडे वेदर इज वेरी प्लीजेंट सेड माया। टुडे वेदर इज वेरी प्लीजेंट सेड माया, मतलब माया ने कहा कि आज का मौसम तो बहुत भाई सुहावना है, कहीं चला जाए घूमने। लेकिन वेदर का स्पेलिंग देखिए क्या होता है, WEATHER होता है। तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट स्पेलिंग। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द ऑफिसर वॉज पोलाइट टू द वर्कर। द ऑफिसर वॉज पोलाइट टू द वर्कर मतलब साथी अधिकारी जो था वो कर्मचारी के प्रति विनम्र था। पोलाइट मतलब साथी विनम्र होता है, तो विनम्र का क्या बनेगा, हार्श बनेगा, कठोर बनेगा। बिल्कुल सेम बताना है भाई, कठोर तो होगा नहीं साथी। और हम्बल, बिल्कुल हम्बल हो जाएगा, बिल्कुल विनम्र हो जाएगा। तो पोलाइट मतलब विनम्र, तो हम्बल का भी मतलब साथी बिल्कुल विनम्र हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एडामेंट का मतलब क्या होता है, अड़ियल। जो कोई होता है ना अड़ियल, तो उसको क्या बोलते हैं, एडामेंट बोलते हैं। और ऑफिशियस का मतलब क्या होता है, अफसर जो होते हैं। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 42 को।
सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही नीड्स टू एज हीज एग्जाम आर अप्रोचिंग। बताइए साथी, उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत है क्योंकि साथी उसका एग्ज़ाम जो है ना वो पास में आ रहा है। ही नीड्स टू लर्न द रोप्स, या हिट द सैक, या हिट द बुक। बिल्कुल हिट द बुक हो सकता है। एक तो साथ देखिए हिट द बुक भी हो सकता है, बरी हिमसेल्फ इन भी हो सकता है, क्योंकि साथी जो आपका दोनों सही है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों का अर्थ है भाई कि कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना है, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करना, जो परीक्षा के नज़दीक होने पर छात्रों के लिए बेनिफिट होता है, आवश्यक होता है। तो ही नीड्स टू हिट द बुक, लेकिन जो परफेक्ट राइट स्पेल आंसर बनेगा वो आपका सी ऑप्शन बनेगा। ही नीड्स टू हिट द बुक एज हिज एग्जाम आर अप्रोचिंग, मतलब उसे पढ़ाई करने की जरूरत है क्योंकि उसकी परीक्षाएं जो हैं वो आ रही हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। बताइए साथी, द बिलियनरी नोन हाउ टू मनी डेवलप फॉर्म मेक क्या डू। तो सर जी सिंपल सा है, द बिलियनरी नो हाउ टू मेक मनी, सिंपल सा भाई, हाउ टू मेक मनी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक भाई, लास्ट में स्कोर करेंगे, लाइक तो आप जरूर करेंगे और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 44। अब साथ ही आप सभी के बीच में रीजनिंग के सवाल मिलेंगे। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में सेन को 51, 61, 68 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और गोट को 64, 37 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या है। बताइए साथी, इस टाइम तो एसएससी का मोस्ट डिमांडिंग सवाल है भाई, केवल एक अक्षर पूछ देता है। जैसे साथी देखिए, सेन के लिए आपके 4 अक्षर हैं, सेन के लिए 4 अलग अलग नंबर कोड क्या है, जिसे 5, 1, 6, 8। और साथी गोट GOAT, गोट के लिए कोड क्या है, 4 अलग नंबर 6, 4, 3, 7। आप सभी से केवल एक आप पूछ दिया है, तो आप इसमें क्या दिमाग लगाते हैं। जब एक पूछेगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्लिक होना चाहिए कि दोनों पहले हमें कॉमन देखना है, क्या दोनों में कॉमन है। बिल्कुल देखिए, सेन में भी ए है यहाँ पर और गोट में भी ए है, इसका मतलब साथी दोनों में ए कॉमन है। उसके बाद तुरंत जब दोनों कॉमन मिल गया तो तुरंत आपको ये चेक करना है क्या जो दोनों नंबर कोड हुआ है, दोनों का जो नंबर कोड है उसमें कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो कि कोड आपका सेम होगा, कॉमन होगा। जैसे देखिए साथी, सेन में 6 है और गोट में भी 6 है, तो ए का जो हमसे सिंगल पूछा ना, तो इसका क्या मीनिंग होगा, यानी कोड क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन। बस यही आप सभी को चेक करना है। पहले जब सिंगल पूछे तो साथ ही आपको यही देखना है कि क्या दोनों में कॉमन है। तो हमने देखा एक क्या दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सेन में भी ए है और गोट में भी ए, यानी दोनों में कॉमन हो गया। उसके बाद साथ ही हमें तुरंत मालूम हो गया कि जब ये दोनों में कॉमन है तो जो कोड हुआ है नंबर ना, उसमें भी कोई नंबर होगा जो कि दोनों में कॉमन होगा, जो कि साथ ही कि 6 दोनों में कॉमन, और कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। देखिए 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं मिलेगा आपको, 1 इसमें नहीं मिलेगा, 8 इसमें नहीं मिलेगा। ओके ठीक, अब आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। जैसे कथन निष्कर्ष का, ये सवाल तो बहुत ईजी होता है भाई, सबसे ईजी सवाल यही होता है। बस आप सभी को यही 2 लाइन पढ़ना रहता है। कथन आप सभी को बस सही से ही बना लेना। जैसे कि सभी जग, यानी साथी जो सभी जग हैं वो क्या है, नल है। सभी जग क्या है साथी, नल है। और कुछ नल क्या है साथी, वो टोपियाँ, यानी कुछ जो नल है आपका क्या है साथी, टोपी है। 1 सेकेंड, टोपी है भाई, ठीक है। उसके बाद है साथी देखिए, कुछ नल क्या जग है, बिल्कुल कुछ नल क्या आपका जग, सभी, इसका मतलब पहला ठीक है। कुछ नल क्या जग है, बिल्कुल ठीक है पहला। सभी टोपियाँ क्या जग है, सभी टोपियाँ क्या जग है, नहीं। इसका मतलब साथी अनुसरण केवल एक हमारा, निष्कर्ष एक हमारा ठीक लग रहा है, निष्कर्ष हमारा एक केवल ठीक लग रहा है। चलिए भाई देखा जाए कौन सा ऑप्शन है। तो सर यहाँ से केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा भाई, यही आप सभी को बस पहला जो आपका कथन दिया रहेगा उसको बना लीजिए, तो आप आराम से 100% सवाल को हल कर सकते हैं। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। जैसे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ को 52, 89 लिखा जाता है और फाइन को 97, 58 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एन को कैसे लिखा जाएगा, बताइए साथी। जैसे लाइफ है,
LIFE। लाइफ के लिए अलग अलग नंबर कोड दिया है, जैसे 5 2 8 9। और साथ ही फाइन के लिए FINE। फाइन के लिए क्या है भाई? 9758 है। हमसे क्या पूछा? N पूछा है ना साथी? N पूछा। अब पहले तो यही चेक करना क्या N दोनों में कॉमन है, लेकिन सर जी इस बार तो N कॉमन नहीं है, क्योंकि लाइफ में N नहीं है। तो हमारा सर जी इस लाइफ में तो N नहीं है, तो अब हमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा। उसका जो दूसरा मेथड क्या होता है? इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड किस में लगता है? जो कोड होता है इसमें लगता है। और याद रखिए N जिसमें होगा साथी उसी में हमारा आंसर होगा। जैसे देखिए फाइन में N है ना, तो इसी में हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इलिमिनेशन मेथड हम किस में लगाएंगे? जो कोड हुआ है। जैसे देखिए लाइफ में 5 है तो 5 इसमें है, तो हमारा 5 नहीं होगा N का कोड। फिर देखिए 8 इसमें है तो 8 इसमें भी, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर देखिए साथी 9 इसमें है, 9 इसमें, तो फाइन में केवल एक नंबर बचा वो 7, तो N का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है साथी, यदि दोनों में कॉमन रहता N तो हम तुरंत लगा सकते थे, कोई ऐसा नंबर होता जो कि कॉमन रहता, लेकिन इस बार तो साथी N हमसे पूछा था, केवल फाइन में N था। तो इस बार हम इलिमिनेशन मेथड लगाएं, जो कि साथी कोडिंग में लगता है, जो कोड हुआ रहेगा नंबर में उसमें लगता है। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। जैसे ये सवाल देखिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। जैसे साथी देखिए यहाँ पे 5 40 7 है, तो इसको हम छोटे से बड़े के रूप में लिख सकते हैं। 5 7 40 है, और यहाँ पे 5 12 और 65 भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या इस्तेमाल करें? जैसे इसको फॉर्मेट में आप कैसे बदलेंगे? जैसे कि A + B = C, यही आप सभी को इसको क्या मान लेंगे साथी? जैसे ना 5 को A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, आपको यही C आंसर लाना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या आपको करना है? इसमें प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, आपको यही 40 आंसर लाना है। जैसे देखिए हम 5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा, और 35 में 5 को जोड़ देंगे तो सर जी 40 बन जाएगा। इसमें क्या किया है? A और B को मल्टीप्लाई किया है, प्लस 5 को जोड़ दिया, तो हमारा C आंसर आया है। इसी फॉर्मेट में हमारा आंसर आया ना, A × B + 5 = C। देखिए ना भाई, A आपका 5 है, B आपका 7 है, तो 5 में 7 का गुणा करिए 35, 35 में 5 को जोड़ दीजिए 40 हो जाएगा। तो हमने A को 5 माना है, B को 7 माना, तो C को 40, तो C हमारा आंसर आ गया। कैसा आया? A × B + 5। बस उसी प्रकार यहाँ पे आपका देखिए 5 12 65, 5 और 12 में का मल्टीप्लाई करिएगा तो 60 आ जाएगा, 60 में 5 को जोड़ दीजिएगा तो 65 आ जाएगा। इसमें भी साथी वही इस्तेमाल लगा, यानी A × B + 5 = C। बस ऑप्शन यही चेक करना है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त? देखिए 2 10 3, यानी 2 तिहाई 6, 6 में 5 को जोड़ देंगे 11, जो कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखिए 2 6 12, 12 5 17, ये नहीं होगा। 9 5 45, ये तो 41 दिया, ये तो कतई नहीं होगा। ये होएगा भाई, देखिए 3 3 14, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, कितना होगा? 3 का मल्टीप्लाई 3 में करिएगा तो 9, 9 में 5 जोड़ दिए 14। देखिए ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। A × B + 5 = C है ना दोस्त, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 48 को। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 5 से 15, 15 से 45, 45 से 135, 135 से 405 क्वेश्चन मार्क। तो सर जी 5 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 15 से 45 यानी 3 का मल्टीप्लाई, 45 तिया 135, 100 तिया आपका 405, तो सर जी 405 × 3 कर दीजिए, 3 5 15 के 1, 1 3 चौका 12, यानी 1215, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस श्रृंखला में क्या लगाया था भाई? सिंपल × 3 × 3 × 3, लास्ट में 405 है, तो 405 में × 3 करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 1215 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। ये सवाल हल करिए आप जरा तो साथी, फटाफट हल करिए, क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? बताइए साथी, यानी
प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, इस समीकरण में रखना है। उसके बाद बॉडमस के नियम लगा देना है। चलिए साथी सवाल के कंडीशन को फॉलो करते हैं इस समीकरण में, ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे 3 माइनस पहले तो प्लस में चेंज कर दिया जाए, 2 के बाद भाग है तो भाग को गुणा में चेंज करना है तो गुणा में चेंज कर दिया गया। 8 गुणा है तो गुणा के बाद भाग है, गुणा में भाग में बदलना है तो गुणा की जगह भाग रख दिया। 4 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस की जगह माइनस रखेंगे 2। अब इसमें हम लोग बॉडमस के नियम लगा सकते हैं। 3 + 2 × 4 का भाग 8 में देंगे 2 - 2, फिर उसका देखिए 3 + 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 - 2, 3 4 3 7, 7 में से 2 को कम कर देंगे तो 5। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल साथी, समझ में आया? किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्या याद रखा है? जैसे इस सवाल को हल करिए। I, J, K, L, M, N और O एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। पहले सर जी हम यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं, है ना साथी? वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। 7 लोग बैठे हैं, है ना साथी? 7 ही लोग हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग को हमें बैठाना है। अब जो जो लाइन बोला है उस लाइन को फॉलो करना है, सिंपल सा। जैसे देखिए जे जो है आई के दाएं से चौथे स्थान पे बैठा है। भाई आप सभी को दायां बायां को तो मालूम होगा, दायां मतलब राइट साइड होता है। आप अपने आप को समझिएगा, जहाँ पर हम जिसको बैठाएंगे ना अपने आप को वहाँ पर रखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी समझ में आ जाएगा, बस देख लीजिए आप ना। जैसे देखिए आई के दाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा है? जे बैठा है। जैसे सवाल बोला ना कि जे जो है आई के दाएं से चौथे स्थान में बैठा है, तो साथी जे को हम कहाँ पर बैठाएं? तो सर जी जे को आप ना ऐसा करें, यहाँ पर बैठा देते हैं साथी। जे को यदि साथी हम यहाँ पर 1 सेकेंड पहले आई को बैठाएंगे ना भाई, आई के जस्ट आई के मान लीजिए साथी हम आई को यहाँ बैठा रहे हैं, आई को यहाँ बैठा रहे तो आई के दाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा? जे, यानी 1 2 3 4, यानी साथी जे यहाँ बैठ जाएगा भाई, है ना साथी? आई के चौथे स्थान पे दायां, दायां तो इधर ही होगा ना भाई, और बायां इधर होगा, राइट साइड इधर होगा और लेफ्ट साइड इधर होगा आई के। तो बस तो आई के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा? जे। तो एक लाइन कंप्लीट हो चुका। उसके बाद देखिए के जो है वो जे के ठीक दाएं बैठा, यानी जे के ठीक दाएं कौन बैठा? के दायां। जे के ठीक दायां यानी जे के राइट साइड कौन बैठा है? के, यानी साथी जस्ट के यहाँ पे आ जाएगा। बिल्कुल सर जी। फिर साथी एल जो है आई के ठीक दाएं बैठा है, यानी आई के ठीक दाएं कौन बैठा? एल। आई के ठीक दाएं एल बैठा, यानी आई यहाँ पर ऑलरेडी बैठ चुका है तो इसके जस्ट यहाँ पे एल हो जाएगा, है ना साथी? फिर उसका देखिए एन जो है एम के बाएं से चौथे स्थान बैठा है ना साथी? एम के बाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा है? एन बैठा है। अब साथी एम को कहाँ पे बैठाया जाए? तो एम को मेरे दोस्त यहाँ पे बैठा दिया जाए। एम के देखिए एम के बाएं से यानी बायां यानी लेफ्ट साइड से, एम का लेफ्ट साइड नीचे होगा, ऊपर हो जाएगा तो भाई राइट साइड होगा यानी दायां हो जाएगा। नीचे उसका एम का नीचे होगा लेफ्ट साइड, नीचे एम का दायां होगा। तो किस स्थान पर एन बैठा? चौथे स्थान पर। 1 2 3 4 यानी यहाँ पे एन बैठ जाएगा। फिर उसका सवाल क्या बोला है? एम जो है वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम जो है साथी वो के का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ठीक है, देखिए के यहाँ बैठा है, एम यहाँ बैठता है, इसका मतलब साथी के का निकटतम पड़ोसी एम नहीं है। तो यहाँ पे हम किसको बैठा लेंगे? यहाँ पे एक खाली भी बचा है तो सर जी ओ को बैठा लीजिए बस। अब देखिए सवाल क्या बोला है साथी? ओ के दाएं से गिरने पर ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? यानी ओ के राइट साइड गिरने पर ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे? देखिए साथी राइट साइड ऊपर की गिनिए, ओ यहाँ पर है एन यहाँ पे, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? के जे एम। तो कितने व्यक्ति हुए? 3 व्यक्ति भी हुए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सवाल यही आप सभी को दिमाग लगाना है भाई। किसी प्रकार का दिक्कत हुआ तो बताइए कमेंट करके, किसी प्रकार का दिक्कत? तो साथी फाइनली ये टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा जीके, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चनों से? तो उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
हमने आपसे कहा था डेली ना डेली हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे MTS हवलदार एग्जाम 2025 के लिए, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट है आप सभी से आपका एक सिलेक्शन चाहिए और एक लाइक चाहिए। तो आइए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे। ओके दोस्त, क्योंकि लगातार क्लासेस आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन आप सभी के बीच हम करवा रहे हैं। डेली आप सभी क्लास लेना है, क्वेश्चन को तैयार करना है, क्योंकि समय कम है। जैसे साथ ही इस टाइम आपका प्रोटेस्ट चल रहा है SSC का, उसके बाद आप देखेंगे धड़ाधड़ एग्जाम के डेट आएगी SSC का। आपका CGL बाकी है, CHSL बाकी है, MTS बाकी है, SSC GD जो कि मेन बाकी है। ओके दोस्त, तो खूब मेहनत करिए, साथ ही बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा पेपर में, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक और नए दमदार और नए दिन की शुरुआत के साथ। बहुत ही अच्छी तरीके से कल क्लास होगी सुबह 8 बजे, तो सभी साथी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।